बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन अन्नदाता हैं और अन्नदाता की उन्नति में ही हमारी प्रगति है। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के ज़रिए उनकी तमाम ऐसी जो भी कृषि से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान देने की कोशिश करते हैं, उन्हें नई नई जानकारियाँ देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सुखाड़ प्रभावित किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना देगी राहत। मौसम में गायों को बचाएं दस्त की समस्या से। हिल पर बीज की बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। इस वर्ष बारिश की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण राज्य के कई जिलों में जैसे साहिबगंज, चतरा, पाकुड़, पलामू और देवघर इत्यादि क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति बन रही है। इस स्थिति में राज्य सरकार ने सुखाड़ से प्रभावित किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के जरिए लाभ पहुंचाए जाने की घोषणा की है। बेहतर फसल उत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जाँच कराना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक हम सभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी में मौजूद उर्वरक तत्वों का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्वों का सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले कृषक इस समय बैगन की फसल लगा सकते हैं। बैगन की अच्छी उपज पाने के लिए स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली, साथ ही शंकर किस्म, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण मोहित नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। बैगन के ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होते हैं। इन किस्मों के लगाकर किसान निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण मोहित ये नाम है बैगन के उन्नत प्रभेदों के। बैगन के इन प्रभेदों के 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बैगन प्राप्त किया जा सकता है। के मौसम में गायों में दस्त की समस्या होती है। संभवतः ये समस्या हरा चारा के अधिक सेवन के कारण हो सकता है। हरे चारे में पानी की ज़्यादा मात्रा के साथ विषाणुओं का प्रवेश गायों के शरीर में हो जाता है, जिससे दस्त की समस्या मवेशियों में हो सकती है। इससे बचने के लिए हरे चारे को थोड़ा सुखाकर मवेशियों को खिलाना चाहिए। ताज़ा और स्वच्छ पानी देना चाहिए। नाले, गंदे तालाबों इत्यादि का पानी नहीं पीने देने से बचना चाहिए। हील पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक किसी उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हील पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हील पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो किसान भाई बहन, आप देख ही रहे हैं मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में जिस तरह हम अपना खास ख्याल रखते हैं उसी तरह पशुओं का भी खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। बरसात का मौसम खत्म हो चुका है और जाड़े का प्रवेश धीरे धीरे होने लगा है। ऋतु परिवर्तन काल का असर हम मनुष्यों के साथ साथ हमारे पाले हुए मवेशियों पर भी पड़ता है। जिस प्रकार इस मौसम परिवर्तन के समय हम और हमारे बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि की समस्याएं होती है और हम बचने के उपाय करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मवेशियों को भी इस ऋतु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उनके रहन सहन और खान पान पर विशेष बदलाव की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में हैं और हमारे साथ है यहाँ के पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल किस प्रकार से की जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल की आवश्यकता हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। नमस्कार किसान बंधु,
अभी बरसात ख़त्म हुई है और ठंड का मौसम आ रहा है। सबसे पहले तो ये जो हमारा मौसम रहता है, इसमें दिन में थोड़ा सा गर्मी और रात में अचानक से ठंड पड़ने लगती है। तो इस समय जो है पशुओं थोड़ा सा ये जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव हो रहा है, इसमें जो तनाव आ रहा है, इसमें जो उनको कष्ट हो रहा है, उनसे बहुत सारी रोगों का आने की संभावनाएं बनी रहती है। सबसे पहले तो बात करें रोग की, तो इस मौसम में जो है हमारा एक खुरहा बीमारी जिसको बोलते हैं, मुँह पका खुरपका, वो बीमारी काफ़ी ज़्यादा लगती है और इसमें पशुओं के मुंह से लार गिरना शुरू होता है, खाना पीना बंद कर देते हैं। हालांकि पशु तो मरते नहीं हैं, लेकिन गर्भपात होने की समस्याएं और शारीरिक जो ये होता है, वजन होता है, वो काफ़ी टूट जाता है, उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है, घट जाता है और लगभग हमेशा के लिए ये कम हो जाता है। तो पशुपालकों को चाहिए कि अविलंब वे ये खुरहा का आप टीका पशुओं में लगा लें, ताकि ये बीमारी हमारे पशुओं में ना हो। इसी से संबंधित एक और बीमारी जो इधर 2-3 वर्षों से काफ़ी हमारे गायों में देखने को मिल रही है अभी के मौसम में, एक लंपी स्किन डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें बदन पर फोड़ा आ जाता है और वो फफोला फूट करके उसमें से रक्त स्राव होता है और ये जो काफ़ी पीड़ादायक होता है और कभी कभी ये उसकी मौत का कारण भी बन जाती है। इस समय पशुओं को चराने के अतिरिक्त कोमल पत्तियां भी देनी चाहिए। हरे चारे में पशुओं को बरसीम, नेपियर, स्टाइलो एवं सोयाबीन इत्यादि हरा चारा भी दे सकते हैं। साथ ही प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करने के लिए पशुओं को उचित मात्रा में दाना मिश्रण भी देना चाहिए। हवा से, पानी से, मक्खियों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा ये वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, एक दूसरे से फैलता है और अगर ऐसा संभावना नज़र आ रही है तो वे नीम के पत्ती को थोड़ा सा ये करके जमा करके उसके पानी से और फिटकरी का घोल से उसको स्नान कराएं और अगर फफोला फूटता है तो उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, ताकि थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको हम लोग बोलते हैं पशुपालक को कि वो करवाएं। इसके बाद जैसे कि इस समय जो होता है आपका बरसात के समय में अंता परजीवी काफ़ी ज़्यादा उनका बढ़ोतरी होता है, पेट में कीड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो पशुपालकों को चाहिए कि वैसे तो वे साल में 2-3 बार उसको कृमिनाशक दवा दें, लेकिन बरसात के तुरंत बाद वे अवश्य दें। अभी कभी नहीं भी दे रहे हैं तो बरसात के बाद उनको कृमिनाशक दवा अवश्य दें, ताकि जो पेट में पल रहे कीड़ा है उनकी संख्या कम हो और उसके फलस्वरूप उनका दूध उत्पादन हो, श्रम शक्ति हो या प्रजनन शक्ति हो, पेट में पल रहा बच्चा हो, वो यथार्थ रूप से, समुचित रूप से उसका विकास होकर उत्पादन हो। दूध देने वाले पशुओं को लगभग 500 से 1 किलोग्राम तक दाना मिश्रण प्रतिदिन देना उचित होता है। संतुलित दाना मिश्रण बनाने के लिए मकई चूर्ण 40%, मूंगफली की खली 20%, चोकर 37%, खनिज चूर्ण 2% एवं 1% नमक का प्रयोग करना चाहिए। अभी जो देखने को मिलती है कि ठंड के मौसम में ओस काफ़ी ज़्यादा गिरने लग रहे हैं और वे हमारे पशुपालक हैं कि सुबह में 6 बजे 7 बजे उनको छोड़ देते हैं चरने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जो ओस की बूंदें घास पर है, पत्ती पर है, तो वो खाने के संदर्भ में नाक के द्वारा अंदर जाती है, कभी कभी फेफड़ा में भी चली जाती है, तो उनको निमोनिया की संभावना और सर्दी जुकाम की संभावना काफ़ी हो जाती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि थोड़ा सा वो लेट करके अपने पशुओं को चरने के लिए चारागाह में छोड़े, ताकि निमोनिया की संभावना ना रहे, जिसके चलते उनको जो परेशानी हो रही है, कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाती है, वो भी ना रहे। बकरियों में भी आपको इंट्रोटॉक्सीमिया काफ़ी ज़्यादा देखने को अभी मिलता है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा हरा चारा उपलब्ध रहता है, तो खिलाने से जो प्रोटीन्स युक्त ज़्यादा खाते हैं, दाना खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उसके चलते भी हमारा इंटेरोटॉक्सीमिया बकरी में आती है। तो उनका टीका अवश्य करा लें ताकि ये बीमारी से बचा हुआ रहें। और इसके बाद बकरी में PPR का भी टीकाकरण ज़रूर करा लें। अभी इनका करा लेने से साल भर के लिए हमारा भेड़ और बकरी जो है पशुपालकों को बचा हुआ रह जाता है। जाड़े में समुचित खान पान के साथ पशुओं के रखरखाव में भी आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता होती है।
रात में ठंडी हवा का प्रवेश पशुओं के रहने के स्थान में नहीं होने देना चाहिए, जिसके लिए खिड़की एवं दरवाजों पर टाट या बोरे लगा देना चाहिए। पशुओं को दिन में थोड़ी देर धूप में रखना बेहतर होता है। तो पशुपालकों को चाहिए कि वो जो भी दाना दे रहे हैं उनको वो देख लें कि ये हमारा भींगा हुआ ना हो, फफूंद नहीं लगा हुआ, किसी तरह का उसमें समस्या ना हो। उसके बाद अभी हमारा काफ़ी हरा चारा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, उसको वे है या साइलेज के रूप में अगले आने वाले दिनों के लिए 2-3 महीना के बाद जब हमारा हरा चारा नहीं रहेगा तो उस समय के लिए वे बचा के भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि बहुत सारे, और ये जो हमारा अभी का समय है इसमें थैलेला रोग की भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हमारे पशुओं में देखने के मिलती है, क्योंकि जो हमारा इस समय बैक्टीरिया और जो भी वायरस होता है जो कि इनकी थैलेला का कारण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को फैलने को मिलती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि अपने पशुओं में थैलेला रोग ना हो, उसके लिए वे पोटासियम परमैंगनेट का घोल बना ले। सिंपल सा है कि 1 चुटकी आप पोटासियम परमैंगनेट लेके 1 लीटर पानी में डाल करके घोल लें, और जो भी हमारे दूहने वाले सज्जन हैं उनको दूहने से पहले हाथ को और उसके बाट को, थन को वो विसंक्रमित कर लें, और उसके बाद ही अपनी गाय को दूहें। और दूहने के बाद फिर से इस पोटासियम परमैंगनेट के घोल से 2-4 चुल्लू से उनको आप विसंक्रमित कर लें, ताकि हमारा पशुओं में थैलेला रोग की समस्याएं ना हो। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करना है। आशा करते हैं इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित होंगे और अपने पशुओं का खास ख्याल रखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है चना की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। आप जानते ही हैं कि चना एक दलहनी फसल है और चना में भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार होता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि चना की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। अगर हम चने की वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख खेतों की तैयारी की बात आती है। तो जब हम चना की खेती की बात करें तो खेत किस तरीके से तैयार करें और किस समय इसकी शुरुआत की जाए। किसान भाइयों, चना जो है एक प्रमुख दलहनी फसल है और इसको जो है रबी के मौसम में लगाया जाता है, और इसको लगाने का जो समय है वो जो है अक्टूबर से नवंबर का महीना है। इसको 2 भाग में बांटते हैं, सिंचित ज़मीन और असिंचित ज़मीन। अगर असिंचित ज़मीन है जहाँ पे जो है आपको सिंचाई की सुविधा नहीं है तो इसको बीज बुआई का जो उचित समय है वो आप जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेके अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सिंचित ज़मीन है, सिंचाई की सुविधा है, तब इसको लगाने का समय जो है नवंबर के प्रथम सप्ताह से लेके नवंबर के अंतिम सप्ताह, जनवरी के अंत तक भी लगा सकते हैं। कुछ किसान भाई जो है धान की फसल ख़त्म होने के बाद भी इस फसल को लगाते हैं। लेकिन किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर आप आगात फसल लगाते हैं तो उसमें आपकी पैदावार अच्छी होती है और रोग और कीटाणु से जो है थोड़ा सा बचाव हो जाता है। तो सर, आपने बताया कि नवंबर से लेकर जनवरी तक हम चने की वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। तो जब हम वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो होता है खेतों की तैयारी करना होता है। तो खेत की तैयारी किस तरीके से करें, कितनी बार जोतना है और जो गोबर का प्रयोग, सड़ी गोबर का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है। किसान भाइयों, अगर आप चने की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के लिए जो है सबसे पहले खेत की जो है जुताई जो है मिट्टी पलटने वाली हल से करना चाहिए। जैसे डिस्क प्लाऊ होता है उससे जो है आप मिट्टी को पलट दें। उसके बाद जो है कल्टीवेटर से जो है या देसी हल से 2 से 3 बार जो है अच्छी तरह से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद अगर आपके पास रोटावेटर की सुविधा है तो रोटावेटर से मिट्टी को जो है भुरभुरा बना ले, और अगर नहीं है तो हर कल्टीवेटर के बाद जो हर जुताई के बाद जो है आप उसमें पाटा लगा के मिट्टी को जो है मुलायम बना ले, भुरभुरा बना ले और समतल बना ले। उसके बाद जो है बीज की बुआई किसान भाइयों को करनी चाहिए। अगर उर्वरक प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद किसान भाइयों को 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाना चाहिए सड़ी हुई गोबर खाद। बस किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि जो है कच्चा गोबर खाद डालने से बचें। सड़ी हुई गोबर खाद का मतलब है कि जो 1 साल पुराना हो, जो भुरभुरा हो, जो खेत में अच्छी तरह से मिल जाए। तो सड़ी हुई गोबर खाद जो 8 से 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिलाएं। और अगर रासायनिक उर्वरक की हम अगर बात करें
तो नत्रजन जो है इसमें जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए। फास्फोरस जो है इसमें 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए और पोटास जो है वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को डालना चाहिए। अगर नत्रजन के लिए अगर किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया करीबन जो है आपको जो है आप 30 से 33 किलोग्राम जो है ना आपको ज़रूरत पड़ती है। 40 से 45 किलोग्राम जो है यूरिया का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये दलहनी फसल है और इसके जड़ में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है, लेकिन शुरुआत में जो है ना उसकी जड़ की ग्रंथियाँ नहीं बन पाती है, इसलिए जो है आपको नत्रजन देने की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस के लिए अगर किसान भाई अगर SSP सिंगल सुपर फास्फेट का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट करीबन 250 kg जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिलाना पड़ेगा। और जो है पोटास के लिए जो है म्यूरेट ऑफ पोटास MOP का प्रयोग अगर करते हैं तो वो करीबन जो है 30 से 33 किलोग्राम जो है किसान भाई मिलाएं। किसान भाइयों, यहाँ का जो ज़मीन है अम्लीय मिट्टी है और अम्लीय मिट्टी जो है जड़ के विकास के लिए अवरोधक होता है, जड़ का विकास नहीं होने देता है, क्योंकि मिट्टी को कम्पैक्ट कर देता है। इसलिए खेत की तैयारी के समय जो है किसान भाई जो है चूना का प्रयोग निश्चित रूप से करें। वैसा चूना जो कृषि योग्य चूना जो है एग्रीकल्चर लाइम है 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में अगर मिलाते हैं तो किसान भाइयों को इससे फायदा मिलेगा। तो ये अपने बताइए किस तरीके से खेत की तैयारी करना है और उर्वरक प्रबंधन किस तरीके से करना है। अब सबसे प्रमुख जब वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो प्रभेद का चुनाव सबसे प्रमुख होता है, तो कौन सा प्रभेद झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छा प्रभेद कौन सा होगा? किसान भाइयों, जब भी आप कोई भी फसल लगाएं, चाहे वो चना हो चाहे फ्रेंच बीन हो, चना की अगर हम बात करते हैं तो बीज जो है वैसे संस्थान और प्रतिष्ठान से ले जहां से आपकी विश्वसनीयता हो। स्वस्थ और उन्नत प्रभेद का चुनाव किसान भाइयों को करना चाहिए, जिससे कि आपका उत्पादन अच्छा हो। अगर प्रभेद की अगर हम बात करेंगे तो पूसा 256 जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित की गई किस्म है, ये जो है रोग प्रतिरोधी किस्म है। उकठा रोग जो बीमारी आता है उससे प्रतिरोधी किस्म है, तो इस किस्म को किसान भाई लगा सकते हैं और ये जो है करीबन 140 दिन में तैयार हो जाता है और इसका उपज दर जो है करीबन 20 जो है क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसी तरह जो है पूसा जो है 372 जो है ये भी जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित की गई किस्म है। इसको भी किसान भाई अगर लगाते हैं तो ये भी रोग प्रतिरोधी है और ये 135 दिन में जो है तैयार हो जाता है और इसका उपज दर जो है 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसी के हिसाब से बिरसा चना 3 ये भी जो है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अच्छा प्रभाव दिखा रहा है, इसका अच्छा उत्पादन है, इसकी उपज दर काफ़ी अच्छा है, तो किसान भाई जो है पूसा चना 3 को भी लगा सकते हैं और ये जो इसका उपज दर है जो है 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। इसके अलावा जो है पूसा 10,216 ये जो है अभी जो है विकसित की गई ही किस्म है, ये भी जो है उकठा रोग से और ड्राई रूट रॉट से जो है प्रतिरोधी किस्म है, तो किसान भाई जो है इस किस्मों को भी लगा के जो है अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये तो आपने प्रभेद के बारे में बताया कि कौन सा प्रभेद झारखंड के परिपेक्ष के लिए लाभदायक होगा। अगर हम बीजोपचार की बात करते हैं तो बीजोपचार ही बहुत ही प्रमुख है। बीजोपचार नहीं होने के कारण काफ़ी सारी रोग बीमारी पौधों में लग जाता है, तो बीजोपचार किस तरीके से करें किसान भाई? किसान भाई, जब भी आप फसल लगाएं तो बीज का उपचार निश्चित रूप से करें, क्योंकि बीज उपचार जो है टीकाकरण का काम करता है, तो उसको उपचार करके ही बीज का उपचार करके ही लगाएं। बीज का उपचार करने के लिए हम लोग जो है आज एक पद्धति है जो FIR जिसको कहते हैं, जिसमें F4 जो है फंजीसाइड, I4 जो है इंसेक्टिसाइड और R4 राइजोबियम कल्चर जो होता है। तो अगर हम फंजीसाइड की अगर बात करते हैं, फफूंदनाशी की बात करते हैं तो कार्बेंडाजिम एक दवा है जिसको जो है 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप बीज में मिला लें और उसके बाद थोड़ा सा पानी भी मिला लें और उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो है छाया में सुखाएं। उसके बाद जो अगर कीटनाशक की अगर बात करते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड जो है 17.8 EC जो है उसका जो है 5 ml दवा को 10 किलो चना में जो है मिला के और उसको जो है अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद फिर जो है राइजोबियम कल्चर जो है, राइजोबियम कल्चर डालने के लिए जो है आप किसान भाई जो है 1 लीटर पानी में जो है 250 ग्राम जो है गुड़ को जो है मिला लें, गर्म कर लें और जब वो अच्छी तरह से खौल जाए तो उसको ठंडा करने के बाद जो है उसमें जो है आप 10 किलो चना में मिला लें और मिलाने के बाद जो है वो जो है राइजोबियम का जो है 2 से 3 पैकेट मिला के जो है उसको लगा लें और अच्छी तरह से जो है उसको सूखने के बाद लगाएं। किसान भाई जब भी राइजोबियम का प्रयोग करेंगे तो उसको जो काफ़ी दिनों तक नहीं रखेंगे, उसको जो है शीघ्र ही जो है 1-2 दिन के अंदर में जो है खेत में जो है बुआई कर देना चाहिए। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी है कोई जानकारी हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है
कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।